अंग्रेजी में बोलते हैं मॉलडीव्स और हिंदी में बोलते हैं मालदीव। खबरों में है हमारे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए, वहाँ की सुंदरता की तारीफ की, मालदीव के मंत्रियों को मिर्ची लग गई, अनाप शनाप बोलने लगे, प्रधानमंत्री को भी, देश के वासियों को भी। इसके बाद गाज गिरी, कुछ मंत्रियों को दबाव के चलते हटाना पड़ा वहाँ की सरकार को, लेकिन वहाँ पर गो इंडिया या बाइकॉट इंडिया की जो मुहिम है उसके पीछे एक लंबी राजनीति भी है, इसमें चीन का रोल भी है। मालदीव में सत्ता परिवर्तन के बाद जो नए निज़ाम आए उनकी भारत के साथ अदावत का एक संदर्भ है और इसमें ये ताज़ा तरीन प्रसंग है। पर ये पूरा मामला है क्या, इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, इसको आज विस्तार से समझेंगे। ये तो हो गई नई नई दुश्मनी की बात। एक पुरानी दोस्ती का जिक्र भी करेंगे जो भारत और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच है, जो 5वीं दफ़ा प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं और 2009 से लगातार सत्ता में काबिज हैं। शेख हसीना की पार्टी को 2/3 बहुमत मिल गया है बांग्लादेश में हुए चुनाव में, लेकिन दुनिया की जो बिरादरी है उसमें कुछ लोग इस नतीजे पर नाक भौं सिकोड़ रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं। इसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। तारीख 4 जनवरी 2024, अरब सागर में बसे लक्षद्वीप से कुछ तस्वीरें आती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। वो लिखते हैं, कुछ समय पहले मुझे लक्षद्वीप के लोगों से मिलने का मौका मिला। मैं अभी भी उन द्वीपों की खूबसूरती और वहाँ के लोगों की गर्मजोशी से अभिभूत हूँ। जो भी एडवेंचर का शौक रखते हैं, लक्षद्वीप उनकी लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। होने को तो ये प्रधानमंत्री के एक सामान्य दौरे की कहानी भर हो सकती थी, लेकिन इसने पड़ोस में बसे मालदीव में हलचल मचा दी। पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में कहीं भी मालदीव का नाम नहीं लिया था, लेकिन वहां के कुछ लोगों ने इसे अपनी पहचान से जोड़ लिया। दरअसल 2020 से मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है। इसके लीडर मोहम्मद मुइज़्ज़ू नवंबर 2023 में राष्ट्रपति भी बन गए और तब से वो मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को निकालने पर अड़े हैं। समुद्र में रिसर्च से जुड़ा एक पुराना समझौता भी खत्म कर चुके हैं। हालांकि भारतीय पर्यटकों पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनसे होने वाली कमाई मालदीव की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देती है। इसीलिए जब पीएम मोदी लक्षद्वीप गए तो उन्हें लगा कि भारत सरकार मालदीव आने वाले भारतीय पर्यटकों को रोकने की कोशिश कर रही है। वहां फिर से इंडिया इंडिया कैंपेन ने जोर पकड़ लिया इस फालतू की बिना पर। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स भारत के खिलाफ नस्लभेदी पोस्ट भी लिखने लगे, भारत को असभ्य बताने लगे। मुइज़्ज़ू सरकार के 3 जूनियर मिनिस्टर्स ने भी बहती धारा में हाथ धोने की कोशिश की, विवादित टिप्पणियां की और इसके बाद मामला हाथ से निकल गया। भारत सरकार ने ऑफिशियल चैनल से अपनी आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद मालदीव सरकार ने तीनों मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया और कहा ये उनके निजी विचार थे, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। इस सफाई के बावजूद आग शांत नहीं हुई। मालदीव के विपक्षी नेताओं ने भारत का पक्ष लिया, अपनी सरकार को भारत से माफी मांगने के लिए कहा। इधर भारत में सेलिब्रिटीज ने लक्षद्वीप टूरिज्म का प्रचार शुरू कर दिया, साथ ही वे मालदीव की आलोचना भी करने लगे। सबकी पोस्ट का मजमून लगभग एक जैसा। दिलचस्पी है कि उनमें से कई सेलिब्रिटीज का मालदीव आना जाना लगा रहता था। इसके अलावा भारत की ट्रैवल कंपनियां मालदीव की बुकिंग्स कैंसिल करने में लगी हैं। जानकार कहते हैं कि मालदीव के लिए दोहरा झटका हो सकता है। एक तो उन्हें एक भरोसेमंद साथी से हाथ धोने की आशंका है। जब मालदीव मुसीबत में फंसा, भारत ने सबसे पहले मदद भेजी, चाहे वो 1988 में ऑपरेशन कैक्टस चलाकर तख्ता पलट रोकना हो, 2004 की सुनामी या 2014 का जल संकट, भारत सबसे आगे खड़ा था। इसके बारे में हम आपको दुनियादारी में विस्तार से बता चुके हैं। आपको जरूर देखनी चाहिए एपिसोड, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मालदीव की दूसरी आशंका पैसे से जुड़ी है। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में सबसे ज्यादा पर्यटक भारत से आए। कितने? 2,09,198। दूसरे नंबर पर रूस था। चीन एक समय तक पहले नंबर पर होता था। 2023 में उसके पर्यटकों की संख्या 1,88,000 के आसपास रही। टूरिज्म मालदीव की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स है। जीडीपी का लगभग 25% हिस्सा इस सेक्टर से आता है। इसमें भी सबसे बड़ा शेयर भारत का है। इसको और विस्तार से समझने के लिए हमने टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े भानु प्रताप कनक से बात की और पूछा मालदीव भारतीय पर्यटकों को इतना लुभाता क्यों है और भारतीयों के बिना मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री कैसी होगी। मालदीव्स हमेशा से इट्स बीन एन एक्सोटिक डेस्टिनेशन, हमेशा एक सेक्लूडेड डेस्टिनेशन रहा है। एंड इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, तो भारत में आप अगर द्वीप देखेंगे ज्यादा, तो बीचेस आर पॉपुलर बट आइलैंड्स आर नॉट दैट पॉपुलर, राइट। उन पे कभी इतना ज्यादा प्रमोशनल एक्टिविटी करी नहीं गई है।
रादर देन जो मेन स्ट्रीम जगहें हैं, आज आप स्टेट्स में ले ले तो मध्य प्रदेश ले ले, राजस्थान ले ले, गोवा ले सकते हैं। सो उत्तराखंड हो गया, आपका हिमाचल हो गया, ये डेस्टिनेशन हमेशा से प्रमोट करी गई है। इनकी पॉलिसीज भी इस अनुसार बनाई गई है सरकार द्वारा कि टूरिज्म प्रमोट हो, और जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा इन स्टेट्स में टूरिज्म है। बट कभी भी द्वीपों पे ये ध्यान नहीं दिया गया था। मालदीव्स सिचुएशन में आया 2020 के बाद, जैसा आप कह रहे हैं 21, 22, 23 में भारतीय पर्यटक वहां काफी गए। कोविड के बाद जो भी पर्यटक थे वो ऐसी लोकेशंस ढूंढ रहे थे जो थोड़ी सेक्लूडेड हो, जहाँ पे कम पॉपुलेशन हो, और जो एकदम अलग हो, जहाँ पे इंजॉयमेंट लग्जरी सेगमेंट में ज्यादा हो सके। मालदीव आप जितना भी सर्च करेंगे, वर्ल्ड के बेस्ट ब्रांड्स ऑलरेडी वहां पे रिजॉर्ट्स बना चुके हैं। आप कोई भी ब्रांड ले लीजिए, मैरिट ले लीजिए, सिक्स सेंसेस ले लीजिए, आप एनी बिग ब्रांड यू टेक, देर ऑलरेडी देयर, विला कंसेप्ट वहां पे चल रहे हैं। एंड पहले से मालदीव वॉज ऑलरेडी अ हनीमून डेस्टिनेशन। इट वॉज वेरी रोमांटिक, वाटर्स आर क्लीन, साफ सुथरी जगह है, सुंदर जगह है, तो वो काफी लुभाया ट्रैवलर्स को। ऐसी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ भी करी जाती तो शायद डोमेस्टिक टूरिज्म बूम पहले हो चुका होता द्वीपों का। अभी हेरिटेज साइट्स, बीचेस, माउंटेन्स ये प्रमोट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन द्वीपों पे इतना प्रमोशन नहीं हो रहा है। एंड जो आप कह रहे हैं कि इसका क्या असर पड़ेगा अगर भारतीय पर्यटक इसको बॉयकॉट करते हैं, तो एज आप ही ने इस चीज का जवाब दे दिया कि 21, 22, 23 में सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक वहां गए हुए थे। ऑल्सो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग वहां पर आ चुकी है। आप वहां जाएंगे तो आजकल वहां पे मोस्टली आपको पैकेजेस मिलेंगे, जो आपकी फ्लाइट से लेके वहां चार्टर प्लेन से लेके देन स्टे, देन योर बेवरेजेस, फूड, एवरीथिंग इंक्लूडेड, देन वे बैक, ये पूरा पैकेज एक इंडिया टूर से उन्हें शायद सस्ता पड़ रहा है लोगों को। और भारत के पास ही है, प्लस वीजा पॉलिसीज बहुत इजी थी। बट ये तनाव आने से डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान होगा मालदीव्स को, और इसके खिलाफ एक्शन भी लिया गया। जैसे आप अभी देखेंगे तो मालदीव्स की ऑलरेडी गवर्नमेंट ने, जिन मिनिस्टर्स ने कमेंट करे थे, उन पे एक्शन ऑलरेडी ले चुके हैं। मालदीव को चुनौती देने के लिए लक्षद्वीप को खड़ा किया जा रहा है, लोगों को वहां जाने की सलाह दी जा रही है। क्या लक्षद्वीप का इंफ्रास्ट्रक्चर फिलहाल ज्यादा लोगों को संभालने के लिए तैयार है? लक्षद्वीप टूरिज्म की मौजूदा स्थिति क्या है? हाल ही में अगर मेरे से पूछा जाए तो इतना ज्यादा ट्रैफिक हैंडल करने के लिए लक्षद्वीप के पास अभी समर्थ नहीं है। प्रॉमिसिंग बहुत है, लक्षद्वीप ले लें आप, अंडमान ले लें आप, पौंडीचेरी ले लें आप, ये बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लोकेशंस हैं। बट अभी तक इन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं दिया गया, ना तो होटेलियर्स की तरफ से दिया गया है, ना इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से दिया गया है, ना गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। ये अब प्रमोट हो रही है। जैसे आपने गुजरात के एड्स देखे होंगे, आपने राजस्थान के एड्स देखे होंगे, आपने कभी लक्षद्वीप के एड्स देखे थे? तो वो चीज अभी तक ऐसी कोई पॉलिसीज भी नहीं आई है कि जो व्यवसायी मंडल है वो उसमें निवेश करे। आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी कोई ऐसा बेनिफिट अभी तक हाईलाइट नहीं किया गया है। तो वो जैसे वहां पर ओला उबर नहीं है, तो लोकल ट्रैवलिंग थोड़ी मुश्किल है। फ्लाइट कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है कि वहां से मैं कनेक्ट हो सकूं। नॉर्थ से तो बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, मुझे चेन्नई से लेना पड़ेगा या फिर कहीं से दूर से जाके लेना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा अभी दिक्कत आ रही है। उन चीजों को अगर इम्प्रूव करेंगे तो लोकेशन अभी अनटच्ड है, तो वहां पे भीड़ अभी नहीं पहुंची है, तो बहुत ही उसका उसका बेनिफिट उठाया जा सकता है अभी इनिशियल ईयर्स में। उसे हम मॉलडीव्स के लेवल पे प्रमोट कर सकते हैं। बट इट्स अ गुड ऑप्शन। ये बहुत ही सराहनीय है कि गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान दिया, इसको ओपन करा, एंड ब्रांड एम्बेसडर एज अ फेस प्राइम मिनिस्टर को इस चीज पे लाया गया। So that is a big answer itself कि we have locations. India is always called a subtropical region. It's a subcontinent itself. यहाँ पे आपको पेड़ मिलेंगे, पानी मिलेगा, बादल मिलेंगे, आसमान मिलेगा, सब चीज मिलेगी आपको। आपको नॉर्थ में आप जाएंगे तो यू हैव माउंटेन्स, आप वेस्ट में आएंगे यू हैव डेजर्ट, ईस्ट में आप जाएंगे यू हैव ऑल द वाटरफॉल्स, साउथ में आप जाएंगे यू हैव रेन फॉरेस्ट, यू हैव एवरीथिंग ओवर हियर। सो इस चीज को, डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। एंड अभी करा भी गया है। थोड़ा सा फ्लाइट फेयर्स में और पॉलिसीज में बेटरमेंट लाएंगे तो लोग शायद बाहर जाना मूव कम करेंगे। एज वी सेड, वोकल फॉर लोकल एक कैंपेन चला था, जो बहुत ही उम्दा चला था। उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की और जरूरत है। लोगों को समझने की जरूरत है कि हम भारत में थोड़ा सा ज्यादा निवेश करेंगे तो वो हमारे लिए बेहतर है। एंड मी बीइंग अ होटेलियर, मैं खुद, जैसे हम लोग बहुत इस चीज से टफ पीरियड से होते हैं जब लोग बाहर की, आज फॉर एग्जांपल आई हैव अ रिजॉर्ट इन राजस्थान, तो व्हेन पीपल चूज दुबई ओवर राजस्थान इट हर्ट्स अ लॉट कि भाई डेजर्ट तो दुबई में भी है, 20,000 में आने जाने का किराया हो रहा है, तो मैं वहीं जाऊंगा ना, फॉरन करूंगा। इट्स स्टेटस सिंबल एज वेल। वहीं आप यहाँ रह के अगर यहाँ की कुछ हिडन स्पॉट्स को एक्सप्लोर करेंगे तो लोकल इकोनॉमी के लिए बेटर है। कुछ छोटे छोटे गांव हैं, कुछ कस्बे हैं जो जी ही टूरिज्म पे रहे हैं, उनके लिए बहुत बेटर है।
तो आई वुड अर्ज कि लोकल पीपल जितने भी हैं, who are well off, they should travel domestic first. लक्षद्वीप के इतिहास को और विस्तार से समझना चाहते हैं तो आप हमारा एक्सप्लेनर शो आसान भाषा में जरूर देखें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह तो ही लक्षद्वीप पर मचे भारत बनाम मालदीव बवाल की कहानी, लेकिन मामला यहीं तक सीमित नहीं है। इस झगड़े की बुनियाद 2013 में रखी गई थी। तब क्या हुआ था? 2013 में प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव यानी पीपीएम के अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम राष्ट्रपति बने। उनका झुकाव चीन की तरफ था। उनके कार्यकाल में भारत के साथ दूरियां बढ़ी। भारत ने मालदीव को 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स दिए थे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। भारतीय सैनिक ट्रेनिंग और उनके मैनेजमेंट के लिए भी गए थे। 2015 में पीपीएम के अंदर माहौल बनाया गया कि भारत अपनी सेना मालदीव पर थोप रहा है। फिर विरोध शुरू हुआ और 2016 में गयूम ने भारत से हेलीकॉप्टर्स वापस लेने की अपील भी कर दी। एग्रीमेंट की डेडलाइन बढ़ाने से भी इनकार कर दिया। हालांकि जब तक वैसा होता, सरकार ही बदल चुकी थी। 2018 में मालदीवन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी के इब्राहिम मोहम्मद सोले राष्ट्रपति बने। सोले को प्रो इंडिया माना जाता है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी खुद पहुंचे। प्रधानमंत्री बनते ही सोले ने हेलीकॉप्टर वाली डील की डेडलाइन आगे बढ़ा दी। उधर गयूम पर भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग का आरोप लगा। 11 वर्ष जेल की सजा हुई। गयूम के समर्थक इससे नाराज हुए और सोले के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और धीमे धीमे ये प्रोटेस्ट एंटी इंडिया कैंपेन में बदलने लगा। आरोप लगा कि सोले सरकार संसद को बताए बिना भारत के साथ डिफेंस डील कर रही है, भारत को नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए जगह दे रही है। सोले इनकार करते रह गए, लेकिन ये भावना लोगों के मन में बैठ गई। उस दौर में इंडिया आउट कैंपेन को लीड करने वाले मोहम्मद मुइज्जू ही थे। इसी को आधार बनाकर उन्होंने 2023 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ा और जीत भी गए। नवंबर में शपथ लेते ही मुइज्जू ने भारतीय सैनिकों की वापसी की मांग की और फिर पहले दौरे पर तुर्की चले गए। अमूमन मालदीव के राष्ट्रपति पहले विदेशी दौरे पर भारत आते हैं। नवंबर में ही दुबई में क्लाइमेट चेंज पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP28 की बैठक हुई। वहां वो पीएम मोदी से मिले और लौटकर बोले भारत अपने सैनिकों को हटाने के लिए तैयार हो गया है, जबकि भारत ने आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ नहीं कहा। अब नए बरस में लक्षद्वीप को लेकर शुरू हुआ हंगामा डिप्लोमेटिक वॉर में बदल चुका है। ये तो हुआ भारत मालदीव विवाद का तिया पांचा, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक लॉन्ग टर्म में ये तकरार भारत की सुरक्षा और विदेश नीति के लिए भी फायदेमंद नहीं है। इससे पहले अफगानिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में भी हमें झटका लग चुका है। अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी हो रही है। हमने इस मसले को विस्तार से समझने के लिए ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF में एसोसिएट फेलो आदित्य गोडारा शिवमूर्ति से संपर्क किया और पूछा कि पड़ोसियों के यहाँ अगर इतनी भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं तो इसमें हमारे स्तर पर चूक क्या है, जतन क्या होने चाहिए और विदेश नीति में एग्रेसिव डिप्लोमेसी कितनी कारगर होती है? देखिए, मैं इसको अग्रेसिव डिप्लोमेसी तो नहीं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे ऑफिशियल लेवल में तो कुछ इंटरवेंशन हुआ नहीं है। ज्यादातर जो भी ज्यादातर इंटरवेंशन हो रही है वो तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट से हो रही है और लोगों से हो रही है। और वो जैसे आप बोल रहे हो कि ये मालदीव से, ये पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, श्रीलंका नहीं है, और इंडिया जो मालदीव रिलेशनशिप पे, ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप भी नहीं, इससे पहले भी जाता है कि ये पीपल टू पीपल रिलेशनशिप से ही शुरू होती है। ठीक है, अगर एक मालदीव्स में किसी को बुखार हो जाए या जो हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटीज चाहिए, उनका फर्स्ट डेस्टिनेशन होता है इंडिया। ठीक है, ज्यादातर लोग इंडिया आते हैं और इंडिया से भी लोग जाते हैं। एंड ये जो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है, ये चला जा रहा है और चलने भी चाहिए। उम्मीद है कि आगे भी बढ़ना चाहिए। बट हाँ, ये एक नेशनलिस्ट डिबेट जब से बनी है कि लोग बाइकआउट करने लगे, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्टेक्स आप अगर बात करें या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कॉस्ट्स जो बात करें, तो उसमें लगता है कि हमारे जो लेवरेज है टूरिज्म के, इंडियन टूरिस्ट को बहुत नंबर क्या बोलते हैं, वो पहला ग्रुप ऑफ टूरिस्ट है। क्वांटिटी में देखा जाए तो इंडियन टूरिस्ट बहुत ज्यादा है इस कंट्री में। तो अगर इस एंगल से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्टेक्स, अगर आप पीपल टू पीपल रिलेशनशिप से इम्पैक्ट हो रहा है यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे ज्यादा कम ही हुआ है। जो इंडिया मालदीव्स के रिलेशनशिप जो है, ये पीपल टू पीपल रिलेशनशिप से बनी है। और हम लोग को एक डिप्टी मिनिस्टर, हालांकि जो इलेक्टेड भी नहीं है, जो नॉमिनेटेड है, उनकी शब्द लेकर और उनकी जो बर्ताव है, उनसे हमको इतना पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल लेवल में डील करनी चाहिए, डिप्लोमेटिक लेवल में डील करनी चाहिए। जितना हम इतना रिलेशनशिप को ये अपने देश को रिप्रेजेंट नहीं करते, मतलब ये अपने लोगों को, पूरा आबादी को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये जो भी करते हैं अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और अपना एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी कारण हमको अपना जो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है वो बनी रहनी चाहिए, और उसी से हमारी आगे का जो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स है और आगे का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उसी से हमारी संबंध बनी रहेगी और जुड़ी रहेगी। जैसा हमने पहले भी बताया, भारत मालदीव के सबसे अच्छे दोस्तों में से रहा। ये हमने कई बार साबित भी किया। इसके बावजूद मुइज्जू बेजार क्यों है? क्या उन्हें किसी और देश की सह मिली है? देखिए, मैं इसके लिए ना 2 या 3 कारण दूंगा। ठीक है, पहली बात यह है कि जो मुइज्जू पावर में आया, जो उसको इलेक्शन में उसको जिताया, वो मेन कैंपेन था इंडिया आउट कैंपेन।
ठीक है। जिस जिस प्रकार से मुइजू और उसके पार्टी ने इंडिया को एक इमेज बनाई थी, एक एनिमी बनाई थी, उस एक्सटेंट पे इन लोग एक्सपेक्ट किया ही गया था कि इन लोगों के साथ वो नॉर्मल रिलेशनशिप स्टार्ट हो ही नहीं पाता है, हो नहीं सकता है, क्योंकि इन लोगों ने वो जो एंटी इंडिया नैरेटिव और रेटोरिक बना दी थी, उससे इन लोगों का एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल बेस बढ़ गया था। और वो होने के बाद उसने मुइजू ने जो इंडिया आउट कैंपेन चला रखी थी, और उन्होंने एक कंडीशन रखा था कि विड्रॉल ऑफ इंडियन ट्रूप्स विल बी नेसेसरी टू एस्टेब्लिश दिस गुड रिलेशनशिप। मतलब अगर आप इंडियन ट्रूप्स को निकालोगे यहाँ से तो हम लोग अच्छी रिलेशनशिप बन पाएगी, बढ़ पाएगी यहाँ से। तो ऐसे जब प्री कंडीशंस रखा गया और पीपल का और लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था मुइजू का इलेक्टोरल बेस से, कि एक नया गवर्नमेंट को हमने इलेक्ट किया और ये गवर्नमेंट है ना कि ये गवर्नमेंट इंडियन ट्रूप्स को निकालेगी यहाँ से, और ये प्रो मालदीव्स गवर्नमेंट बनाएगी, ना कि प्रो इंडिया, ना कि प्रो चाइना। तो ये वाली जो सेंटिमेंट थी, तो मुइजू उसके हिसाब से खेलने लगे। अब देखिए, इनको पूरा इंडिया के खिलाफ जा नहीं सकते थे, क्योंकि इंडिया मालदीव्स का अच्छा दोस्त है, जैसे आप जानते हो कि सालों से ये रिश्ता चलता ही रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये ना पूरा चाइना को चाइना के साथ दोस्ती बढ़ा सकते थे, क्योंकि इंडिया को अपनी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक सेंसिटिविटीज है। तो इनको तीसरी बात ये थी कि चाइना जो है उसका भी जो फ्रेंडशिप और या रिलेशनशिप जो भी रखता है, चाइना और मालदीव्स रखे, या चाइना और कोई और साउथ एशियन देश भी देख लेना, श्रीलंका या नेपाल, उनमें से चाइना का जो रिलेशनशिप है इट कम्स विद स्ट्रिंग्स अटैच्ड। मतलब कुछ ना कुछ कंडीशंस होते हैं। जैसे इंडिया इतना लीनियंट होता है, चाइना इतना लीनियंट नहीं है। ठीक है। और ये भी एक बात है जो मुइजू को चाइना से ज़्यादा क्लोज रखने से इतना ये नहीं हो पा रहा था, तो कि उनको एक बैलेंस बनानी थी। और जिस नेशनलिस्ट कैंपेन से उन लोगों ने इलेक्शन जीता, तो उसमें से क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू चाइना, मतलब चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बनाने में भी मुश्किल थे। तो क्योंकि उसके जो इलेक्टोरल बेस थे, उनको एक्सपेक्ट करते थे कि वो न्यूट्रल रहे या इंडियन ट्रूप्स को बाहर डाले, क्योंकि वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। और और उसमें से एक ऑल्टरनेटिव निकला, ये प्रो मालदीव्स फॉरेन पॉलिसी। और ये जो प्रो मालदीव्स फॉरेन पॉलिसी है, उनमें उसमें से ये पहले जब प्रेसिडेंट बने, मुइजू ने ना इंडियन राष्ट्रपति से मिले, ना या चाइना राष्ट्रपति राजदूत से मिले, ना इंडिया राजदूत से, ना चाइना राजदूत से मिले, पर जाके यूके के राजदूत से मिले। और ये इनकी एक तरफ से एक सिग्नल थी, एक सिंबल थी कि हम प्रो मालदीव से, हम ना प्रो इंडिया है ना प्रो चाइना है। मालदीव में दिग्गज विपक्षी नेताओं ने मुइजू के खिलाफ मोर्चा खोला है। वे पीएम मोदी के साथ की तस्वीरें डालकर पुराने संबंधों की दुहाई दे रहे हैं, सरकार पर माफी मांगने का दबाव बना रहे हैं। क्या ये मुइजू की कुर्सी के लिए खतरा बन सकता है? मुइजू का जो पार्लियामेंट्री नंबर्स है, पार्लियामेंट में जो सीट्स है, वो दरअसल 2-3 हफ्ते पहले 4 सीटों में से ज्यादा नहीं थे। अभी पिछले 2 हफ्ते में उनके पार्टी में और 15 या 13 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बढ़ गए, एमडीपी पार्टी और एमडीपी पार्टी से। ठीक है। तो इस तरफ से वो अपना एक जो मोनोपोली है पार्लियामेंट में, या अपने जो पावर है उसको मेंटेन करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत पार्टीज है जो बुला रहे हैं कि जो माल्डीव को क्रिटिसाइज, मुइजू को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुइजू जो है अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल नहीं पा रहा है। आज आप अगर मुइजू का कैबिनेट देखोगे, मुइजू का मिनिस्ट्री देखोगे, तो 200 से ज्यादा मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं मुइजू के मिनिस्ट्री में। मुइजू के जो गवर्नमेंट है उसमें 200 मिनिस्टर है, सारे डिप्टी मिनिस्टर, एडिशनल मिनिस्टर और मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर सब मिला के। तो ये क्रिटिसिज्म है कि मुइजू अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद नहीं संभाल पा रहा है, और मुइजू ऊपर से सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें एफिशिएंसी की कोई स्पेस नहीं है, उसमें एफिशिएंसी की कोई जगह नहीं है। वो बस ऐसे लोगों से भरी हुई है जो मुइजू के हाँ में हाँ मिला दे, या ऐसे लोगों से भरी हुई है जो मुइजू के एडमिनिस्ट्रेशन को बिना क्वेश्चन किए, उनके रूल्स को बिना क्वेश्चन किए जो आगे से आगे चल पाए। तो जो पॉलिटिकल मोटिवेशन है, तो उनका कैबिनेट आज पूरा ऐसी लोगों से भरी पड़ी है। तो इस कारण उन्होंने जो भी मिनिस्टर, 3 डिप्टी मिनिस्टर्स ने जो स्टेटमेंट दिए, वो भी मुइजू के खास ही थे। वो पहले दिनों से मुइजू के खास है, अभी कुछ नया नहीं है। तो मुइजू के जो लॉयलिस्ट थे उनको इन्होंने दूसरे मिनिस्ट्री, दूसरे पार्टी पोर्टफोलियो से लेकर आके इन लोगों ने इन 3 लोगों को उन्होंने डिप्टी मिनिस्टर में बिठाया था। और जाहिर सी बात है, जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, जिन लोगों को बात करने की डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स नहीं है,
वो लोग ऐसी गलती करते रहेंगे। उन लोगों को एक्सपीरियंस है नहीं, तो उनको पता भी नहीं है कि दूसरी राज्य और देशों के साथ कैसे बात किया जाए। तो वो वाली जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन है वो मुइज़ू को कोई एडवांटेज नहीं दे रहा है। और इसी कारण जो ऑपोजिशन पार्टी है, जो ऑपोजिशन पार्टीज और लीडर्स है, उन्होंने सब मुइज़ू को क्रिटिसाइज किया है। क्योंकि पहली बात, जो मुइज़ू का रिएक्शन था वो एक दिन लेट आया। ये जब शुरू हुआ, इसको अगर मुइज़ू उसी वक्त खत्म कर दिए गए थे तो इतना मुश्किल और इतना जो डिबेट हो रहा है आजकल सोशल मीडिया में, वो कभी होता ही नहीं। और ज़्यादा लोग बोलते हैं कि ये इसलिए हुआ क्योंकि ये जो मुइज़ू लॉयलिस्ट है, मुइज़ू उनके ऊपर कोई खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहता था। और इसी कारण सब लोग अभी मुइज़ू को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि तुम्हारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको तुम संभल नहीं पा रहे हो, तुम्हारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत रेसिस्ट है, तुम्हारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वो एफिशिएंट नहीं है। रादर पर ऐसे देखा जाए तो दे आर मुइज़ू लॉयलिस्ट, वो बस तुम्हारे लॉयलिस्ट है, ना कोई एक्सपीरियंस है ना कोई एफिशिएंसी है। तो इसी कारण जो ऑपोजिशन है वो आवाज़ बना रही है कि इनको निकालना चाहिए, मतलब इनको एक एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से बनानी चाहिए। और 2-3 पार्टीज ऐसे भी है जो बात कर रहे हैं कि अब मुइज़ू को हम इम्पीच कर सकते हैं, क्योंकि इम्पीच करने की चांस है, इम्पीच करने की नंबर्स भी है पार्लियामेंट में इन दो पार्टियों के साथ। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन अभी नहीं संभाल पाया, अगर इंडिया के साथ, इंडिया जो हमारी खास दोस्त है, अगर इंडिया और मालदीव का रिलेशनशिप ये मेंटेन नहीं कर पाए तो ये 5 साल देश को क्या ही मेंटेन कर सकते हैं और क्या ही देख सकते हैं। तो इसी कारण ऑपोजिशन पार्टीज भी बात कर रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टीज एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि यहाँ से आगे कैसे जाए। अब भारत मालदीव विवाद की अपडेट जानते हैं। भारत के साथ चल रहे विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू चीन पहुंचे। उनका दौरा 12 जनवरी तक चलेगा, इस पर भारत की नजर भी रहेगी। 8 जनवरी को भारत ने मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम शहीब को तलब किया। पीएम मोदी के खिलाफ हुई विवादित टिप्पणियों के लिए आपत्ति दर्ज कराई। इसी दिन यानी 8 जनवरी को ही मालदीव के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायुक्त मनु महावर के साथ मीटिंग की। इसमें दोनों देशों के संबंधों के भविष्य पर चर्चा हुई। मालदीव का चैप्टर अब यहीं रोकते हैं और रुख करते हैं बांग्लादेश का। बांग्लादेश में 7 जनवरी को आम चुनाव हुआ। जातीय संसद की 350 में से 300 सीटों के लिए। जातीय संसद बांग्लादेश की पार्लियामेंट का नाम है। संसद में एक ही सदन है। 300 सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट वोट से होता है, बाकी की 50 महिलाओं के लिए रिजर्व है। संसद में बहुमत हासिल करने वाले दल या गठबंधन का नेता प्रधानमंत्री बनता है। 7 जनवरी को हुए चुनाव के नतीजे साफ होने लगे। 287 सीटों के नतीजे आ चुके, जिसमें आवामी लीग को 209 सीटें मिली, बहुमत से कहीं ज्यादा। 11 सीटें जातीय पार्टी खाते में। 57 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते। इनमें से अधिकांश आवामी लीग के वफादार हैं। कुल जमा बात यह है कि शेख हसीना 5वीं दफा बांग्लादेश की पीएम बनेंगी। नतीजा पहले से तय माना जा रहा था, लेकिन कुछ घटनाएं अप्रत्याशित रहीं। पॉइंट्स में समझते हैं। पहली, मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने चुनाव का बहिष्कार किया। उसके कई शीर्ष नेता और लगभग 2 लाख कार्यकर्ता जेल में हैं। आरोप, सरकार विरोधियों को कुचल रही है। वे शेख हसीना के इस्तीफे और दोबारा चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। दूसरी बात, इस बार के चुनाव में सिर्फ 40% वोटर्स ने मतदान किया। 2018 के चुनाव में यह आंकड़ा 80% था। तीसरा, वोटिंग से पहले और वोटिंग के दिन बांग्लादेश में जबरदस्त हिंसा हुई। ट्रेनों में आग लगाई गई, हत्या की खबरें भी आई। कहा जा रहा है आने वाले दिनों में अराजकता और फैल सकती है। चौथा पॉइंट, अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। कहा था कि अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए तो खामियाजा भुगतना होगा। उनका इशारा शेख हसीना की संभावित जीत की तरफ था। अब जबकि अवामी लीग जीत चुकी है, वेस्ट का रिएक्शन क्या हो सकता है, ये समझने के लिए हमने इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर कैप्टन आलोक बंसल से बात की। क्या है कि ये पश्चिमी देशों की जो पहले तो टिप्पणी थी वो ही बड़ी अनुचित थी, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं और चुनाव निष्पक्ष हुए। काफी बड़ी संख्या में विदेशी ऑब्जर्वर्स थे। ये बात सही है कि पिछले चुनावों की तुलना में इस बार पार्टिसिपेशन कम हुआ है। करीब 40% के करीब वोटिंग परसेंटेज रहा है। पहले ज्यादा रहता था, लेकिन 100% पहले भी नहीं रहता था। अच्छा खासा एक वो था। तो पार्टिसिपेटिव इलेक्शन है। जितने भी लोग गए वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बहुत सारी जगह रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट्स हार गए हैं। ऐसा नहीं है कि जीते हैं। बहुत सारी जगह है जहां इंडिपेंडेंट्स जीते हैं, जो पहले अवामी लीग के साथ जुड़े थे या नहीं जुड़े थे। कई बीएनपी के भी कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट रूप में लड़े हैं। जातीय पार्टी के भी 10-11 कैंडिडेट्स जीते हैं। तो एक बड़ी संख्या में लोग, ऐसा है कि इलेक्शंस को कोई फ्री एंड फेयर नहीं थे, इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हर आदमी को स्वतंत्रता थी, वो चाहे जिसको वोट दे। अब जहां तक सवाल बीएनपी का है, ये उनकी मर्जी है, वो चुनाव में हिस्सा लेना चाहें या ना लेना चाहें। उनको दिख गया था कि वो चुनाव में हिस्सा लेंगे तो जीतेंगे नहीं, तो इसलिए उन्होंने नहीं किया।
अब ये पश्चिमी देशों के ऊपर है, वो चाहते हैं क्या कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो जमात के साथ जुड़ी हो, जिसके शासन काल में बांग्लादेश में आतंकवादी शक्तियों की शक्ति में इजाफा हो, क्या वो सत्ता में आए, या एक ऐसी पार्टी सत्ता में बनी रहे जिसने पिछले 15 साल में बांग्लादेश का कायाकल्प, आज बांग्लादेश दक्षिण एशिया में उसका जो बर्थ रेट है काफी कम है, उसके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफी बढ़िया है, बिना कपास को उगाए आज बांग्लादेश टेक्सटाइल हब है, दुनिया का एपरल इंडस्ट्री का हब है। तो ये जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसके लिए सरकार को योगदान तो देना ही पड़ेगा। अब पश्चिमी देशों की क्या नाराजगी है उसके बारे में कहना अभी मुश्किल है, पर मैं ऐसा समझता हूं कि पश्चिमी देश भी नहीं चाहेंगे कि बांग्लादेश के ऊपर कोई प्रतिबंध लगाया जाए, पर हो सकता है कुछ दबाव बनाने के लिए कुछ इस तरीके की गतिविधियां हो, पर अपेक्षा है कि बेहतर सेंस उनके अंदर आएगा और वो इस तरीके की किसी गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। अवामी लीग की जीत ने बांग्लादेश में भारत की पोजीशन मजबूत की है। चुनाव से पहले शेख हसीना ने भारत को सच्चा दोस्त बताया था। नतीजों को भारत में कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, भारत के लिए बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार होना जो भारत के हितों की भी रक्षा करे, अपने हितों की रक्षा तो करनी चाहिए, हर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो बांग्लादेश की हितों की रक्षा करे, बट उसके साथ साथ अपने पड़ोसियों पर, क्योंकि पहले कई ऐसी सरकारें थी जिन्होंने भारत विरोधी तत्वों के लिए वो एक शरणगाह बना दी कि जिसको भी भारत के खिलाफ कुछ कार्य करना हो वो बांग्लादेश में शरण ले लेते थे। बांग्लादेश के माध्यम से आप जा नहीं सकते। अगर भारत को तरक्की करनी है तो हमें यह समझना होगा कि हमारा पश्चिम का रास्ता बंद है, हमारा उत्तर का रास्ता बंद है, हमें पूर्व की ओर ही जा सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात की है। उस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बांग्लादेश और म्यांमार दोनों ही महत्व, और आज की तारीख में आप देखिए बांग्लादेश के माध्यम से हमारी इतनी ट्रेन्स जा रही हैं, इतने रोड्स खुल गए हैं, इनलैंड वाटरवेज खुल गए हैं कि अब जैसे ही म्यांमार में स्थिति सामान्य होती है, आप देखेंगे कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के जो जोड़ है वो तैयार हो जाएगा और एक बहुत बड़ी एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में इस क्षेत्र की प्रगति हो सकती है। तो हमने तो इसकी तरफ काफी फायदा किया है। कोई भी भारत विरोधी तत्व आज बांग्लादेश में शरण नहीं पा सकता। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं, इनसे दोनों ही राष्ट्रों के अंदर परस्पर प्रगति हुई है। हमने BBIN की बात की है, सब रीजनल ग्रुपिंग की बात की है, बिम्स्टेक की बात की है, इन सब में काफी प्रगति हुई है बांग्लादेश में एक अच्छी सरकार के रहने से। शेख हसीना की सरकार भारत के लिए कैसी साबित हुई, उनसे आगे क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, शेख हसीना की सरकार भारत के लिए बहुत अच्छी साबित हुई और इसको हमें समझना चाहिए। इसकी कई चीज, पहली चीज, शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छी साबित हुई। एक समृद्ध बांग्लादेश भारत के हित में। आज बांग्लादेश का बर्थ रेट भारत से कम है, इसलिए एक जमाने में था कि इलीगल माइग्रेशन की समस्या थी, वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर बांग्लादेश की जनसंख्या भारत से कम गति से बढ़ रही है। दूसरी, बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति काफी अच्छी हुई है, बांग्लादेश के अंदर जॉब्स क्रिएट हो गए, लोग नहीं आ रहे। तीसरी चीज, बांग्लादेश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफी अच्छा हो गया है दक्षिण एशिया के अंदर, अगर आप देखें तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो इनसे क्या है, जो हमारे यहाँ समस्याएं थी कि बांग्लादेश के कई लोग अवैध रूप से भारत आते थे, वो रुक गई है। सबसे बड़ी चीज, भारत विरोधी तत्व चाहे उल्फा के हों या दुनिया भर के जो आतंकवादी संगठन थे उनको जो शरण मिल रही थी वो रुक गया है। चौथी चीज, जिस तरीके से जिहादी आतंकवाद फैल रहा था और बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथी विचारधारा का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, उसको शेख हसीना ने रोक दिया है। जमात जैसे संगठन जो कि इस तरीके की विचारधारा को समर्थन दे रहे थे, उनको कुचल दिया गया है काफी हद तक। हालांकि अभी भी क्लोजेटेड जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो हैं वहां पे, और आतंकवादी शक्तियां गुप्त रूप से कार्य कर रही हैं, उनको पूरी तरह से मिटाना है। और इसके लिए आवश्यक है कि शेख हसीना अगले 5 साल में शायद उनके खिलाफ और कदम करें। ये भारत के लिए भी हित में, क्योंकि अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर आतंकवादी संगठन बांग्लादेश में घुसपैठ कर लेते हैं तो जिस तरीके की गतिविधियां इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा से जुड़े हुए संगठनों ने की, आपने देखा गुलशन बेकरी की केस में क्या हुआ, उनका भारत पर भी असर पड़ेगा और भारतीय नागरिकों पर पड़ा था पिछली बार, अगर आपको याद हो। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। तीसरी चीज है कि जो ट्रांजिट की समस्या थी वो खत्म हो गई। आप आज बांग्लादेश के माध्यम से आप उत्तर पूर्व भारत में जा सकते हैं, और जैसे जैसे म्यांमार के माध्यम से सड़क खुल जाएगी तो फिर आप बांग्लादेश और म्यांमार होते हुए आप चाहें तो बैंकॉक चले जाएं, चाहे सिंगापुर चले जाएं, ओवर रोड जा सकते हैं। ये स्थिति आ जाएगी और हो सके तो फिर आप
हो ची मिन सिटी और हनोई भी जा पाए, एक स्थिति ऐसी भी आ जाएगी। तो ये आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत को इन क्षेत्रों से रॉ मटेरियल्स की जब जरूरत होती है, और भारत को ये भी चाहिए कि इन क्षेत्रों का जो बड़ा बाजार है वहां भारतीय जो सामग्री है वो जा सके और बिक सके। तो दोनों ही क्षेत्र से व्यापार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बांग्लादेश में एक सशक्त और ऐसी सरकार जो कट्टरपंथी शक्तियों को समर्थन न देती हो, उसका रहना भारत के अत्यधिक हित में है। भारत बांग्लादेश संबंधों पर तसल्ली से हम इस हफ्ते मास्टर क्लास में भी बात करने वाले हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, चुनिंदा सवालों के जवाब कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।